अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप जानते हैं आज संडे है। लास्ट 2 संडेज हम शो नहीं कर पाए क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा था, तो इस वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे एजाज़ुल साहब के साथ। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। लोग बड़ा मिस कर रहे हैं, लोग बहुत आपको। सर कहाँ से हम पाकिस्तानी फिल्म 7 लाख से शुरू करेंगे? जी हाँ, आज हमारा प्रोग्राम 7 लाख है और फिर इसके बाद दो रास्ते है और फिर शक्ति है, फिर प्रेम कहानी है, फिर यश चोपड़ा साहब की लम्हे है। तो 7 लाख से शुरू करते हैं और ये 1957 की फिल्म है और एक नुमायां चीज़ इसकी ये है कि इसमें एक पहली दफ़ा फिल्म एक्ट्रेस जो है नीलो, वो पहली दफ़ा आई थी, इसमें डेब्यू था उनका और उन्होंने गाना गाया था छुट्टी लेके आजा बालमा और वो बड़ा मशहूर हुआ और फिर उसके बाद उनका करियर जो शुरू हो गया, जो बहुत अच्छा गया। और इसके डायरेक्टर जो हैं 7 लाख के वो जाफ़र मलिक हैं। उन्होंने बहुत कम फिल्में बनाई जाफ़र मलिक ने और लेकिन इसमें एक और जो बहुत साहब इन्वॉल्व थे वो सैफुद्दीन सैफ थे, जो राइटर भी थे और बहुत ही उम्दा पोइट भी थे। तो उनका स्क्रिप्ट था, म्यूज़िक रशीद अत्रे की थी और इसमें अपना सबिहा, संतोष, नय्यर सुल्ताना और हमादिया वाला और फिर नीलो थी। और कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान इनका रोमांस जो है वो अरूज पे पहुंचा, सबिहा संतोष का, और वो फिर शादी हो गई। अब ये रोमांटिक कपल रहा बड़ा अरसा। और फिल्म की कहानी कुछ ऐसे है कि सबिया के वालिद जो हैं वो नसीहत छोड़ जाते हैं कि सबिया को 7 लाख रुपया 1957 में 7 लाख रुपया वॉज लाइक 7 करोड़ रुपया, वो उसको मिलेगा बेटी को जब वो शादी कर लेगी। फिर जब वो शादी का ड्रामा रचाती है और शादी के बाद वो हीरो को कहती है कि सिलसिला ख़त्म हुआ हमारा, मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो और शादी उस लिहाज से मटेरियलाइज नहीं होती, सिर्फ कागज़ लिखे जाते हैं। लेकिन संतोष को जब इस बात का पता चलता है कि इसने ड्रामा बनाया है तो वो उसको छोड़ के चला जाता है। फिर ट्रेजेडी होती है, फिर आखिर में ऑब्वियसली मिल जाते हैं। और इसके गाने भी बहुत अच्छे थे, करार लूटने वाले, करार को तरसे, और घूंघट उठाऊं या घूंघट निकालूं। और ऑब्वियसली सबसे अच्छा गाना जो मुझे अच्छा लगता है वो सलीम रज़ा का गाया हुआ है। पिक्चराइज वो इतना अच्छा बेशक ना हुआ हो, लेकिन वो लिखा हुआ बहुत अच्छा है और म्यूज़िक बड़ी अच्छी है। यारों मुझे माफ़ रखो मैं नशे में हूँ। जी सर, ये गाना सुना है काफ़ी। अभी भी मेरे ख्याल है उसी तरह से आता है, कभी कभी टीवी पे या कहीं लोग मिसालें भी देते हैं। बिल्कुल। तो इसके बाद सर हम क्या डिस्कस करेंगे? दो रास्ते। दो रास्ते 1969, बड़े मशहूर डायरेक्टर थे ये और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई इन्होंने। राज खोसला, म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी, राजेश खन्ना, मुमताज़, पुराने दौर की मशहूर हीरोइन कामनी कौशल, और फिर सबसे बढ़ के दिलराज साहनी जो कि अपना बहुत ही उम्दा डायरेक्टर थे, एक्टर थे। और ये फिल्म जो है, कैन यू इमेजिन दैट, अपना आरजू की 6 करोड़ में बनी थी और इसने 271 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है वो किया। चुनाचे उस लिहाज से ये हर लिहाज से एक कामयाब फिल्म थी। और इसमें सुतीले रिश्ते हैं और कुर्बानी के गिर्द घूमती है, मोहब्बत और नफ़रत, फैमिली के शिकंजे मुख्तलिफ रस्तों पर चल निकलते हैं बच्चे, और एक मिडिल क्लास की कहानी थी, अमीर लड़की गरीब लड़का, उनकी ज़िंदगी। इनकी म्यूज़िक जो है अपना दो रास्ते की वो बड़ी मशहूर थी। बिंदिया चमकेगी, लता मंगेशकर का एक गाना मुमताज़ पे पिक्चराइज हुआ है, बहुत ही उम्दा था। और ये रेशमी जुल्फ़ें रफ़ी साहब का गाना था। और मेरे नसीब में है दोस्त, वो भी रफ़ी साहब का था। और दिल ने दिल को पुकारा, लता और रफ़ी। चुनाचे दो रास्ते जो है वो हर लिहाज से 1969 की एक कामयाब फिल्मों में शामिल की जाएगी। हमारी अगली फिल्म है प्रेम कहानी। ये 1975 की फिल्म है और देखिए इत्तेफाक कि ये भी राजेश खोसला की डायरेक्शन थी। ये भी म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। इसमें भी राजेश खन्ना थे, इसमें भी मुमताज़ थी,
शशि कपूर और विनोद खन्ना। और कहते हैं कि 1975 की ये सबसे कामयाब फिल्म थी। राजेश खन्ना जो है उन्होंने एक बगावती शायर का रोल अदा किया है और शशि कपूर इनका करीबी दोस्त है। और ये ब्रिटिश दौर की कहानी है, बाय द वे ब्रिटिश राज की कहानी है ये। और क्लाइमेक्स ऑब्वियसली हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी क्लाइमेक्स आता है और ये कुर्बानी के ऊपर आके ख़त्म होती है। और प्रेम कहानी जो है 1975 की सबसे कामयाब फिल्म थी। जैसे हमने जब राजेश खन्ना को ट्रिब्यूट दिया था तो हमने कहा था कि इनके साथ पेयरिंग जो है मुमताज़ की और शर्मिला टैगोर की वो बहुत कामयाब रही थी। इस फिल्म में भी इन दोनों की पेयरिंग है। और सर प्रेम कहानी इसमें विनोद खन्ना साहब का तो बहुत छोटा सा रोल था, मेरे ख्याल है कोई वो छोटा रोल था। ट्रक ड्राइवर बने हुए थे और पठान बने हुए थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें गाना है, उसमें थोड़े से कॉमिक लिरिक्स हैं कि चल दरिया में डूब जाएं। और प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। हमारी अगली फिल्म जो है अपना आरज़ू, वो बहुत बड़ी फिल्म थी 1982 की, शक्ति, विच मीन्स इनकलाब, रेवोल्यूशन। और ये पहली दफ़ा दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जो हैं ये इकट्ठे हुए। नहीं सर, शक्ति का मतलब ताकत नहीं होता, पावर। राइट, आई एम सॉरी, शक्ति का मतलब ताकत होता है, लेकिन फिल्म जो है वो अपना बरतानिया राज के खिलाफ थी, रेवोल्यूशन था। और शक्ति के नाम से बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी हैं बाय द वे इंडिया में, इसलिए कि अपना ये विच मीन्स यस, ताकत। और रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले बनाई थी वो फिल्म के डायरेक्टर थे और म्यूज़िक आर.डी. बर्मन की थी। और इसमें अपना दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन, राखी, हेमा, आई एम सॉरी, समीता पाटिल और अमरीश पुरी थे। दिलीप कुमार की ये पहली, अमिताभ के साथ पहली और आखिरी फिल्म थी। और इसको अगर सराहा गया तो फिल्म का स्क्रीन प्ले और उसका साउंड और उसकी कहानी और उसकी एक्टिंग जो है उससे सराहा गया। म्यूज़िक आर.डी. बर्मन की थी। और हमने सनम को ख़त लिखा, लता मंगेशकर का गाना गालिबन समीता पाटिल के ऊपर पिक्चराइज किया गया था। और कहानी एक पुलिस ऑफिसर और उसके बेटे के गिर्द घूमती है। नेचुरली वो दो ऑपोजिट एंड्स के ऊपर हैं। दिलीप कुमार पुलिस ऑफिसर है और अमिताभ जो है वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है। और इसका एक सीन मुझे अब तक याद है कि अपना अमिताभ एक बच्चा है, वो सड़क पे जा रहा है, वो टीन के डब्बे जो हैं उनको ठोकर मारता है, ऑब्वियसली कुछ और काम नहीं है उसके पास। और जैसे उसको ठोकर मारता है और ठोकर लगती है और कैमरा उस डब्बे के ऊपर जाता है और जब कैमरा वापस आता है तो बच्चा जो है वो बड़ा होके अमिताभ बच्चन बन चुका है। विच मीन्स कि उसका लड़कपन सारा जो है वो सड़कों के ऊपर डब्बों को ठोकरें मारते हुए गुजरा। लेकिन उस एक सीन से उन्होंने सारी की सारी कहानी जो है वो उसकी बता दी। और बेटे और बाप की रंजिश भी है और जनरेशन की सेपरेशन भी है। और वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और अपना राखी जो है वो इनकी माँ बनी है, अमिताभ बच्चन की और दिलीप कुमार की बीवी। ये एक बड़ी फिल्म थी सर। इसमें भी गाने बहुत अच्छे थे और मेरे ख्याल है एक गाना जो मुझे बड़ा पसंद है, वो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, समीता पाटिल और अमिताभ के ऊपर ये गाना है। जी वो गाना जो है वो अमिताभ बच्चन जी और इनके ऊपर था, तो वो बहुत खूबसूरत गाना है। और ऑफ कोर्स एक्टिंग तो जहाँ पे दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन जी साथ हों तो फिल्म के तो क्या ही कहने हैं। और अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें फिल्म की एंड में एक छोटा सा रोल अनिल कपूर का था, जो उस वक्त शायद इतने बड़े हीरो शायद नहीं बने थे, और उनको अमिताभ के बेटे का रोल उन्होंने किया था, अमिताभ बच्चन के बेटे का रोल था। और उस वक्त तक शायद अनिल कपूर को कोई इतना पहचानता भी नहीं था उस फिल्म के आने तक। लेकिन ये तीन बड़े जो कैरेक्टर्स थे हीरो के, वो तीनों इस फिल्म में हैं। और समीता पाटिल तो खैर क्या ही कहने थे, उनके बहुत ही जबरदस्त एक्ट्रेस थी और बहुत कम टाइम उनको मिला, लेकिन ये कि इस फिल्म में भी काफी अच्छा उन्होंने काम किया था। भैया के नहीं, आरजू और ये अपना बड़ी कामयाब फिल्म गई थी, शक्ति बहुत बड़ी फिल्म थी ये। और
बॉक्स ऑफिस की सुपर हिट थी और लोगों को बड़ा अपना तजस्सुस था कि दिलीप कुमार और अमिताभ जब इकट्ठे मिलेंगे एक ही फिल्म में तो वो कैसे लगेंगे, और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। ये इत्तेफाक है, प्रॉब्ली दिलीप कुमार का प्राइम जो है एज अ कैरेक्टर एक्टर, हीरो तो वो काफ़ी अच्छे से छोड़ चुके हुए थे, वो प्रॉब्ली उस दौर की आखिरी फिल्म है। जी बिल्कुल। हमारी अगली फिल्म जो है वो लम्हे है, 1991। हिदायतकार यश चोपड़ा थे, बहुत बड़े डायरेक्टर, बी आर चोपड़ा के छोटे भाई, और यश राज फिल्म्स के मालिक। म्यूज़िक जो है वो एक नया नाम था, शिव हरी। इन्होंने सिलसिला फिल्म में भी म्यूज़िक दिया था और शायद वो इनकी पहली फिल्म थी, पहली फिल्म नहीं तो शुरू की फिल्मों में से थी। वो भी, इसके डायरेक्टर भी यश चोपड़ा थे और राइटर इसके राही मासूम रज़ा थे और हनी ईरानी। और ये अपना मासूम रज़ा की आखिरी फिल्म थी, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। श्री देवी, अनिल कपूर, वहीदा रहमान, अनुपम खेर। यहाँ पे एक्चुअली अपना आरजू एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है कि अपना जो हैं श्री देवी, वो मोहब्बत जो है वो अनिल कपूर से करती हैं, लेकिन उनकी शादी किसी और से कर दी जाती है और फिर वो शायद ये शादी रास नहीं आती और वो दोनों मर जाते हैं। लेकिन वो एक बेटी जो है अपना श्री देवी की, वो बड़ी होकर श्री देवी बनती है, यानी विच मीन्स कि श्री देवी का डबल रोल था इस फिल्म में और मुश्किल कैरेक्टर था ये लम्हे में श्री देवी का। और वो माँ के पुराने दोस्त जो हैं अनिल कपूर, जिनसे उनकी शादी नहीं हुई लेकिन थोड़ा करीब आए थे एक दूसरे के, वो उन्हें पसंद करने लगती है। अब ये बड़ा डेंजरस टाइप का था प्लॉट, इवन इन 1991, कि बेटी जो है वो उस शख्स के करीब आ जाए जो कि उनकी वालदा का पुराना दोस्त था। और फिल्म राजस्थान का बैकग्राउंड था, लेकिन ये लंदन में भी बनी, चुनांचे लंदन और राजस्थान जो हैं दोनों इसका बैकग्राउंड थे। और वहीदा रहमान का बड़ा अच्छा रोल था। और ये फिल्म कामयाब बहुत नहीं गई, इसलिए कि इसका ये बेसिक प्रेमिस जो है कि श्री देवी जो है वो वालदा के बॉयफ्रेंड के साथ के करीब आ जाए, ये डेफिनेटली पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया इसको। और नहीं सर, थोड़ा सा आपकी परमिशन से थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी। मेरे ख्याल से जब मैंने ये फिल्म देखी है तो उसमें अनिल कपूर को श्री देवी से, जो फर्स्ट रोल था श्री देवी का, उसमें अनिल कपूर को श्री देवी से उम्र में कम दिखाया गया था। और वो सिर्फ जो उनका इलाका था थरका, वहां पे रहते थे वो लोग, और ये कहीं लंदन वगैरह पढ़ने गए थे, ये वापस आते हैं और इनको श्रीदेवी पसंद आती हैं, लेकिन श्रीदेवी इनको हमेशा ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे किसी छोटे को, अपने से छोटे को ट्रीट करते हैं। उन्हें कई जगह कहा कि मेरे पाँव छुओ या इस तरह से, और कहा कि ये मेरे से छोटे हैं। और लेकिन अनिल कपूर इंटरेस्टेड थे, श्रीदेवी का इंटरेस्ट किसी दूसरे में था और फिर उनकी वहां शादी हो जाती है। उन्होंने कभी अनिल कपूर को इस नजर से नहीं देखा होता। और जब बाद में दूसरा कैरेक्टर आया था तो उसमें बिल्कुल जैसे एक कल्चर है हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उस चीज को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन असल में अनिल कपूर का कभी कोई रोमांटिक लिंक रहा ही नहीं था जो फर्स्ट रोल था श्रीदेवी का उसके साथ। और मुझे ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा और मुझे गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे। और डायरेक्शन तो आपको पता है यश चोपड़ा की, जब वो जो जिस तरह से पिक्चराइज किया करते थे स्विट्जरलैंड और कहाँ कहाँ पे दिखाया जाता था, यूके और लंदन, इसमें भी वही दिखाया गया है। पूरी अब मेरे ख्याल आधी से ज्यादा फिल्म तो उन्होंने लंदन में ही पिक्चराइज की है। और वहीदा रहमान तो हर वक्त हर एक की ही फेवरेट है, तो किसी भी पिक्चर में हो तो इसमें भी काफी उनका रोल स्ट्रॉन्ग था और वो एक तरह से पूरी फिल्म में ही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। जी सर। जी, अपना आरजू फिल्म की शूटिंग लंदन में हो रही थी, जैसे आपने बताया। श्री देवी के वालिद का इंतकाल हो गया और श्री देवी
जो है वो वापस आ गई अपना आखिरी रसूमात जो हैं वालिद की अदा करने के लिए, और फिल्म की शूटिंग जो है लंदन में वो रुक गई। अब ये देखिए, एक ऐसे हादसे होते हैं कि आदमी का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये दूसरी बात है कि फिल्म की प्रोडक्शन जो है उसकी घड़ी तो चल रही होती है, वो तो नहीं रुकती। चुनाचे वो जिस दौरान वो अपना वापस बॉम्बे आए और अपना सारी रसूमात अदा की, उस दौरान फिल्म की शूटिंग जो है वो रुकी रही। और कहते हैं कि शूटिंग के बाद जब श्रीदेवी वापस इंग्लैंड गई, तो उसके लिए वो वक्त जो है, वो टाइम जो है वो बड़ा मुश्किल था, इसलिए कि वो एक वालिद की मौत देख के वो वापस आई थी। लेकिन उन्होंने अपना ये रोल जो है वो उस तरीके से ही किया जैसे कि वो जाने से पहले कर रही थी। और एक छोटा सा मजाक तो खैर नहीं है, लेकिन इसमें श्रीदेवी अनिल कपूर की मूछें नहीं है फिल्म में। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये फिल्म इसलिए भी नहीं चली कि उसकी मूछें नहीं थी। हाँ, क्योंकि फर्स्ट जो पोर्शन था फिल्म का उसमें उनको दिखाना था कि श्रीदेवी से छोटे हैं, तो उसमें शायद क्लीन शेव थे, और बाद में जो है वो बाद में मूछें थी बाकी की फिल्म में। लेकिन सर यश चोपड़ा जी की अगर हम बात करें तो उनकी फिल्म में म्यूजिक पे बहुत ध्यान दिया जाता था। हीरोइंस जितनी खूबसूरत यश चोपड़ा की फिल्मों में लगती हैं, अगर वो किसी दूसरी फिल्म में उसी हीरोइन को देखें तो उस तरह का इम्प्रेशन नहीं आता। बहुत ज्यादा वो मेहनत करते थे। इवन हीरोज भी मैं देखती हूँ कि अभी भी जब शाहरुख खान की कोई फिल्म होती है और वो यश चोपड़ा बैनर्स के तले बनी होती है तो शाहरुख खान बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, चाहे वो चक दे इंडिया ही क्यों ना हो। और जो जिसमें कि वो हॉकी प्लेयर बने थे या हॉकी कोच बने थे। लेकिन अगर वही हम किसी और फिल्म में उसी हीरो या उसी हीरोइन को देखें तो उनपे इतनी मेहनत नहीं की गई होती। रोमांटिक फिल्मों में अपना आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आरजू। रोमांटिक फिल्में जो थी उसमें यश चोपड़ा का जवाब नहीं था। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस, मोस्टली फॉरेन लोकेशंस, स्विट्जरलैंड हो या लंदन हो, हॉलैंड हो, ट्यूलिप के बाग हों सिलसिला में, वो उन्हीं का हिस्सा थे। और म्यूज़िक भी उनकी बहुत अच्छी थी। और उन्होंने अपना आखिर तक शायद एक आधी फिल्म हो के अलावा हमेशा लता मंगेशकर से गाने गवाए। और बहुत ही कामयाब, बहुत ही उम्दा डायरेक्टर थे। और रोमांस जो था वो उनका फोटे था, उनका मजबूत किला था। और चाहे वो चांदनी हो, चाहे वो कभी कभी हो, या कोई फिल्म हो, ड्रामा भी था, अमिताभ बच्चन भी थे, सब एक्टर्स आए उसमें, संजीव कुमार भी आए। लेकिन बहुत उम्दा डायरेक्टर थे, हमेशा मानना पड़ेगा ये। और सर म्यूजिक पे भी, जैसे आपने कहा, म्यूजिक पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। और उनकी फिल्म्स के म्यूजिक तो हमेशा ही, कोई भी पिक्चर देख लें, अगर यश चोपड़ा का नाम लिखा है तो उसका मतलब है गाने तो जरूरी अच्छे होंगे। जी 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 जी, बहुत अच्छे, बहुत और बहुत अच्छी फिल्में। सर आज हमने जैसे बात की दो फिल्में जो थी उसमें राजेश खन्ना साहब की, ये जो पिक्चर है ये भी राजेश खन्ना साहब की एक मूवी है, आपकी कसम, वो हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन राजेश खन्ना साहब का अपना एक स्टाइल था, अपना एक करिश्मा था, और रोमांटिक हीरो के तौर पे बहुत अच्छे लगते थे। और वैसे तो खैर उन्होंने हर तरह के रोल्स किए, लेकिन बहुत फाइन किस्म के, मतलब अगर मैं अमिताभ बच्चन जी को और राजेश खन्ना जी को अगर कंपेयर करूं तो मुझे हमेशा राजेश खन्ना बहुत बेटर एक्टर लगे अमिताभ के मुकाबले में। ये और बात है कि उनका कैरियर काफी कम था एज अ सुपरस्टार, और अमिताभ का बहुत ज्यादा था। तो क्या आपको वजह लगी जिसकी वजह से उनका जो कैरियर था वो बहुत कम अरसे के लिए रहा एज अ सुपरस्टार? वैसे तो खैर वो काम करते रहे। नहीं, आरजू कम था, लेकिन 1969 और 1972 के दौरान उनकी 17 फिल्में जो हैं वो स्मैश सुपर हिट्स थी। और इस तरीके से उन्हें सुपरस्टार ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन ये बात आप देखिए, अभी आप तस्वीरें जो दिखा रही हैं और इससे पहले जो दिखाई है तस्वीर, इसमें गालिबन उनकी आंखें भीगी हुई हैं थोड़ी सी। और लेकिन बहुत गुड लुकिंग और बहुत अट्रैक्टिव, और डिलीवरी बहुत अच्छी थी उनकी अपना उर्दू हिंदी की। और हमेशा याद रखे जाएंगे। मैंने आपको बताया कि लड़कियां जो हैं अपने खून से अपना खत लिख के उन्हें भिजवाया करती थी, और उनका खून जो है अपनी मांग में भी भर के उनसे शादी कर लेती थी। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि किस वजह से उनकी फिल्में फिर आगे जाके नहीं चली? क्या स्क्रिप्ट सही नहीं था? क्या उन्होंने जो मूवीज उन्होंने सेलेक्ट की उसमें उनसे गलती हो गई, या ट्रेंड खत्म हो गया था? क्या हो गया था?
बस सबसे पहली बात यह है कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो हाथी मेरे साथी में आए, और बम्बई से गोवा शायद उनकी पहली फिल्म भी थी उससे पहले। सर हाथी मेरे साथी में तो राजेश खन्ना थे। अच्छा, आई एम सॉरी, अच्छा हाथी मेरे साथी में शायद वो नहीं थे। अपना बम्बई से गोवा उनकी एक फिल्म थी, और फिर उसके बाद उनको अपना यश चोपड़ा की फिल्में जो हैं कभी कभी और सिलसिला, और ये फिल्में मिली को, आई थिंक कोयला भी थी फिल्म में कोयला, हाँ, मुझे कोयला मुझे नहीं नहीं, काला पत्थर थी। कोयला काला तो मेरे पत्थर, ख्याल है शाहरुख खान की थी कोयला तो। अच्छा हाँ, काला आ, पत्थर भी थी। काला काला पत्थर पत्थर थी। भी थी हाँ। तो फिर कालिया थी, एक फिल्म कालिया थी जी अमिताभ जी बच्चन जी की। जी, अमिताभ बच्चन की। ये फिर अपना आरजू ऐसा हुआ कि अपना इन्होंने जब 17 स्मैश हिट फिल्म दी हम्म। 3 साल में 4 साल में, तो समहाउ ये ओवर एक्सपोजर था इनका, विच मीन्स कि इनकी साल में तकरीबन 6 फिल्में आई, 5-6 फिल्में, 69, 70, 71, 72 में। और वो ओवर एक्सपोजर जो है वो समहाउ इफेक्ट करता है। अगर इनकी उन 4 सालों में साल में 2 फिल्में या 3 फिल्में आती, विच मीन्स कि 17 फिल्मों की जगह इनकी 5 या 6 फिल्में आती, तो प्रॉब्ली इनका रन जो है वो ज़्यादा लंबा चलता। लेकिन अमिताभ बच्चन का फिर आ गया करियर, और वो फिर छा गए एक तरीके से। सर राजेश खन्ना ने वैसे तो बहुत कम ऐसा हुआ कि दो हीरो वाली फिल्म की हो, लेकिन जैसे अभी हमने बात की प्रेम कहानी की, उसमें शशि कपूर साहब भी थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा नाम था शशि कपूर जी का। और दोनों को एक दूसरे के मुकाबले अक्सर मीडिया इनका, मैं पढ़ती हूँ आजकल भी, तो खड़ा करता है कि एक कंपटीशन रहता था दोनों एक्टर्स में, राजेश खन्ना और शशि कपूर में। और आरजू याद रखें, बहुत सारे एक्टर्स जो है ना, ये आपने जो बात मल्टी स्टार की बात कर रही हैं, मल्टी हम्म। स्टार फिल्म्स, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं मल्टी स्टार रोल्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरा मतलब है कि हमें आपने लेना है तो मरकजी हम्म। किरदार फिर हमारा ही होगा। तो ऑब्वियसली हीरोइन होगी, साथ में विलन भी होगा, एक वैम्प भी होगी जो इनके रिश्ते जो हैं ख़राब करेगी। लेकिन ये दो हीरोज जो हैं वो प्रॉब्ली बहुत सारे हीरोज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इनफैक्ट फिर डायरेक्टर को बदलना पड़ा और एक को बीच में से निकालना पड़ा। बिल्कुल। और सर जैसे हमने दो रास्ते की बात की थी, तो दो रास्ते में बलराज साहनी एक बहुत बड़ा नाम थे, राजेश खन्ना से भी पहले जो बड़े एक्टर्स जो उसमें थे वो बलराज साहनी साहब थे। तो बलराज साहनी साहब का सर थोड़ा सा बताएगा कि किस तरह के रोल्स उन्होंने किए। और काफी मेरे ख्याल है मैं तो अभी भी उनकी मूवीज बाज देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती हैं। बहुत अपना आरजू सीरियस और सॉलिड एक्टर थे, और गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े लिखे थे यहाँ पे लाहौर के। और उन्होंने अपना एकेडमिकली वो बड़े रिच थे, मेरा मतलब है सीरियस एक्टर थे वो। और फिर गालिबन ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज से ही की, और 2 बीघा ज़मीन बिमल रॉय की फिल्म जो थी, लो बजट फिल्म थी, आर्ट फिल्म, जिसने बहुत सारे अवार्ड्स दिए मुल्क से बाहर, हिंदुस्तान से बाहर। उसके वो अपना निरूपा रॉय के साथ मेन हीरो थे ये फिल्म रशिया भी गई, और बहुत कामयाब, बहुत सीरियस, बहुत सीनियर एक्टर थे जी। बिल्कुल ठीक। सर यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका कि आज आपने ज्वाइन किया। आई होप कि हम नेक्स्ट वीक फिर कर पाए, क्योंकि पिछले लास्ट 2 वीक से हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या इंटरनेट में क्या इशू था कि वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन वो खैर वो इंटरनेशनली कुछ प्रॉब्लम थी, वो मैंने सुना था। कुछ हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो भी यही कह रहे थे कि उनके अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन आज हो पाया। एंड आई होप के, लेकिन सर मैं आपको अभी बता रही हूँ सर, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक अगर हम जगजीत सिंह जी को डिस्कस करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो तो ऐसे हैं कि जैसे हमारे अपने हमें लगते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो इंडिया के सिंगर हैं। जब उनकी डेथ भी हुई थी तो यहाँ पे बहुत लोगों को अफसोस हुआ था और बहुत ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई अपना चला गया हो। तो हम नेक्स्ट वीक हम कुछ सिंगर्स को डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले जगजीत सिंह जी को। और अपना आरजू, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने, बहुत अच्छी हम्म। अच्छी गज़लें जो हैं वो अपने जी। पीछे छोड़ी। और एक बात उनके बारे में बता दूं कि उन्होंने गज़ल जो है उसको एक अच्छे ऑर्केस्ट्रा के साथ, आमतौर पर गज़ल जो है उसमें 2-3 होते हैं प्लेयर्स, हम्म। इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते हैं,
हारमोनियम होता है, सितार होती है, तबला होता है, लेकिन इन्होंने पूरे पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ गज़लों को बहुत मकबूल बनाया, एक रंग दिया, बिल्कुल। नया नया रंग दिया। और जितने अच्छे वो सिंगर थे और गजल गाते थे उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन वो इंसान थे, क्योंकि कई बार उन्होंने पाकिस्तान विजिट भी किया था और बहुत लोग दफा, उनसे बहुत मिले थे, दफा, और बहुत दफा, और बहुत उम्दा। लोगों को वो बहुत उनके इंटरव्यूज में देखती हूँ तो देख के लगता है कि बहुत अच्छे इंसान होंगे, यकीनन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपसे फिर नेक्स्ट संडे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।